हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सीबीएसई का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपको खंड गा के क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन कराऊंगा। खंड खा भूगोल और खंड का इतिहास के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं खंड का राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला देखिए, यहाँ से शुरू होता है आपका खंड का राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन। लेकिन पिछले पार्ट में मैंने खंड खा के जो मानचित्र वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको बताने के लिए बोले थे। और मैंने आपको बोला था कि मैं अपने जो नेक्स्ट खंड का के क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो 19वें में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बैप का क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलुज व्यास नदी बेसिन में निर्मित बांध जिसका जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उस बांध का नाम क्या है, उसकी लोकेशन आपको भरनी थी। तो उसकी लोकेशन क्या है देखिए, तो वो कौन सा बांध है, वो आपका भाखड़ा नागल बांध है जो आपके यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी बेसिन में निर्मित बांध जो जल संरक्षण एवं बांध निर्माण को समन्वित करता है। इन दोनों में से कोई एक बनना है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर है आपका हीराकुंड बांध जो यहाँ पर है। देखिए ये रहा हीराकुंड बांध। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको इनको लोकेशन भरनी थी, बताना था कि पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, हल्दिया। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, ये दी। नेक्स्ट आपको भरना था कि तमिलनाडु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो तमिलनाडु का राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है आपका, कहाँ पर है, चेन्नई में, जो मीनम बक्कम जो यहाँ पर है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है कि पंजाब का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है आपको। तो पंजाब का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, कहाँ पर है, अमृतसर में, जिसका नाम क्या है, राजा साशी श्री गुरु समदास जी जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये थे मैप के आपका आंसर। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सेम यही आंसर है जो मैप में भरे हैं हमने। ठीक है, इसके बाद हमारा खंड घा शुरू करते हैं राजनीतिक विज्ञान की क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 20वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल्जियम के जातीय संगठन के बारे में सही है। तो इसका फर्स्ट पहले दिया हुआ है कि बेल्जियम की कुल आबादी के 59% लोग बेलिनो क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। सेकंड में लिखा है कि 40% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। थर्ड है कि बेल्जियम में 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। और फोर्थ है कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21 है कि नीचे दिए गए कार्टून जर्मनी की उस सरकार को दर्शाता है जो 2005 के चुनावों के बाद बनी थी। इसमें देश के दो प्रमुख दल यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेसी यूनियन और सोशल डेमोक्रेसी पार्टी शामिल है दोनों, और ये दोनों पार्टी ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा इस कार्टून की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। तो ये कैसी सरकार है, इसका आंसर क्या होगा, गठबंधन की सरकार की व्याख्या करता है। इसके बाद इसी की जगह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है कि शक्ति साझा करने यानी कि पावर शेयरिंग पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को आपको चुनना है। तो फर्स्ट है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपना। सेकंड, ये सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में भी मदद करता है। थर्ड, शक्ति साझा करना राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। एंड फोर्थ, ये पार्टी के भी सामाजिक राजनीतिक विरोध लाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा, सही स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित केस पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि भारत सरकार मुद्रा छापना चाहती है,
एक राज्य की सरकार केंद्र सरकार की इस नीति के विरुद्ध है। क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की इस नीति के क्रियान्वयन को रोक सकती है? नहीं, क्योंकि मुद्रा क्या है? संघीय सूची का विषय है, तो वो इस क्रियान्वयन को नहीं रोक सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है अभिकथन और कारण वाला। आपको एक अभिकथन दिया हुआ है कि जाति पर विशेष ध्यान देने से लोकतंत्र में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। कारण है कि ये अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान को हटा सकती है। तो ये इसका सही रीज़न है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? का सही आंसर है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 24 है कि संघवाद की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं को उजागर करिए। कोई दो विशेषता आपको लिखनी है जो 2 नंबर में आई हैं। तो अब इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? देखिए, पहले लिख सकते हैं कि संघवाद क्या होता है? ये दो या दो से अधिक स्तर के सरकार को हम संघवाद कहते हैं। तो पहली विशेषता ये होगी। दूसरे में आप क्या लिख सकते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक पर शासन करते हैं, लेकिन कानून, कराधान और प्रशासन के विशेष मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो आप ये 2 लिख सकते हैं। इसमें और भी दिए हुए हैं। तीसरा आप ये है कि सरकार के संबंधित स्तरीय स्तरों के अधिकार क्षेत्र संविधान में निर्देश हैं, इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी भी है। संविधान के मूल प्रावधानों को सरकार के एक स्तर द्वारा एक तरफा रूप नहीं बदला जा सकता। ऐसे परिवर्तन के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की जरूरत होती है। न्यायालय के पास संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति भी है। यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अपनी अपनी शक्तियों के प्रयोग में विवाद उत्पन्न होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करती है? उनके बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं, उनके झगड़ों को सुलझाती है। 6th, सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं ताकि इसकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य भी हैं, जैसे देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। इसलिए संघवाद की संस्था और व्यवहार के लिए 2 पहलू जरूरी हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकार की सत्ता के बंटवारे के कुछ नियम पर सहमत भी होना चाहिए। उन्हें यह भी भरोसा नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक सरकार समझौते के अपने हिस्से का पालन करेगी। और एक आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पहलू होते हैं, आपसी विश्वास और साथ रहने की सहमति। तो आपके साथ दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 2 इनकी विशेषता लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पूछा गया कि भारत में महिला को अनेक प्रकार के भेदभाव, नुकसान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जीवन के ऐसे 2 पक्ष उजागर कीजिए जहां आप इस प्रकार की असमानता देखते हैं। तो इसका आंसर है शिक्षा और महिलाओं की साक्षरता दर केवल 54% है, जबकि पुरुषों की कितनी है? 76। माता पिता अपने संसाधनों को अपनी बेटियों के बजाय बेटों पर ज़्यादा खर्च करने को सबसे पहली प्राथमिकता आपने देखा होगा घर में भी कि बेटियों के मुताबिक बेटों को ज़्यादा खर्च करते हैं। उच्च वेतनमान और सम्मानित नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी कम है, उनको कम सैलरी मिलती है। भले ही एक महिला किसी पुरुष से अधिक घंटे काम कर रही हो तब भी उनको काम को कम महत्व दिया जाता है और परिणाम स्वरूप उनको सैलरी भी कम मिलती है। 3rd, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। समान वेतन अधिनियम के बावजूद भी महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है, जबकि दोनों काम सेम कर रहे हैं। बेटों को क्या दी जाती है? वरीयता दी जाती है। भारत के अनेक भागों में माँ बाप को बेटों की ज़्यादा इच्छा होती है और वो बेटी को पैदा करने से पहले ही गर्भपात करने के तरीके खोज लेते हैं। इससे शिशु लिंगानुपात में कमी आती है। कार्यस्थल पर शोषण एवं घरेलू हिंसा होती है महिलाओं को साथ, और महिला को उनके कार्यस्थल पर शोषण भी सहन करना पड़ता है। घर पर भी उन्हें विभिन्न प्रकार के घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट इसके आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 26 है कि लोकतंत्र प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों के जीवन को शांति और सामंजस्य पूर्ण बनाता है। उपयुक्त तर्कों से इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में फर्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक अंतरों को समायोजित करता है। उदाहरण के लिए जैसे बेल्जियम में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जातीय समस्या को हल कर लिया और अंतरों को क्या करा? समाधान प्राप्त कर लिया। सभी लोकतंत्र प्राय प्रतिस्पर्धा को संचालित करने के तरीके विकसित करते हैं, जैसे चुनाव करवाना, सत्ता में भागीदारी इत्यादि।
इस सामाजिक अंतर के कारण तनाव से हिंसा अथवा विस्फोट की संभावना भी हो जाती है। लोकतंत्र लोगों को आपसी अंतरों का सम्मान करने तथा परस्पर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की शिक्षा देता है। अलोकतंत्र देश में शासक या तो आंखें मूंद लेते हैं या आंतरिक भेद को दबा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्रीलंका। लोकतांत्रिक शासनों की सकारात्मक शक्ति यह है कि वे सामाजिक अंतरों, विभाजनों और विवादों को नियंत्रण में रखने की योग्यता रखते हैं। फोर्थ है, लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। बहुसंख्यक को सदैव अल्पसंख्यक के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है ताकि सरकार सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सके। पांचवा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है कि बहुसंख्यक शासन धर्म, जाति तथा भाषाई समूह इत्यादि के नाम पर निरंकुश न हो जाए और ये प्रदर्शित करने का प्रयास भी करती है कि प्रत्येक चुनाव में अलग लोग और अलग समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के पास कभी न कभी बहुमत में होने का अवसर जरूर होता है और ये सब बातें सुनिश्चित करते हैं कि लोकतांत्रिक शासन शांतिपूर्ण और सामूहिक जीवन की ओर ले जाए। तो हम पांचों में से कोई भी 3 पॉइंट इनके आंसर में लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 27वां क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन, लोकतंत्र के प्रभावी संचालन में राजनीतिक पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक पार्टी किसी लोकतंत्र की प्रभावी कार्यशैली को निर्भर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक पदों को भरने तथा राजनीतिक शक्ति को प्रयोग करने के लिए राजनीतिक दल को कई कार्य करने पड़ते हैं। जो राजनीतिक पार्टी होती हैं उनको कई कार्य करने पड़ते हैं, जिसको नीचे दिया हुआ है। पहला है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। मुख्य रूप से चुनाव राजनीतिक दल द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के बीच में ही होता है। भारत में पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार क्या करते हैं, चुनते हैं। सेकेंड, पार्टियां अलग अलग नीति और कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और एक राय रखने वाली पार्टियां लोकतंत्र में इकट्ठा हुए सरकार को नीति बनाने के लिए दिशा भी दिखाती है। पार्टियां देश के कानून बनाती है और कानून पर विधायिका में बहस होती है और इन्हें स्वीकार भी किया जाता है। फोर्थ, चुनाव हार जाने वाली पार्टियां विपक्ष की भूमिका निभाती है और विपक्षी पार्टियां जो होती हैं वो सरकार की असफलता अथवा गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज़ भी उठाती है। फिफ्थ, पार्टियां जनमत को आकार देती हैं और वे लोगों की समस्या भी क्या करती है, हल करती है तथा उनसे जुड़े मुद्दों को भी क्या करती है, उठाती है और सॉल्व भी करती है। सिक्स्थ, पार्टियां सरकारी मशीनरी तथा कल्याणकारी योजना तक लोगों को पहुंच प्रदान करती है और एक आम नागरिक के लिए सरकारी अधिकारी से बात करने के बजाय स्थानीय राजनीतिक नेता से बात करना आसान है। तो अब इसके आंसर में ये 6 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद इसी की चॉइस में सेकंड क्वेश्चन है, खा वाला, जो चॉइस में दिया हुआ है। भारत में वंशवादी उत्तराधिकारी की चुनौती राजनीतिक पार्टी के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो अधिकांश राजनीतिक दल अपनी कार्य प्रणाली के खुले और पारदर्शी तरीके नहीं अपनाती है, इसलिए एक साधारण कार्यकर्ता के लिए पार्टी के शिखर तक जाने के लिए बहुत कम तरीके होते हैं। पार्टी के नेताओं के पास ये लाभ होता है कि वे अपने निकट के लोगों तथा अपने परिवार के सदस्यों का पक्ष लें। भारत में कई पार्टियों में हम पारिवारिक उत्तराधिकारी देखते हैं। पार्टी के ऊंचे पद पर हमेशा एक विशेष परिवार के सदस्यों का नियंत्रण में होता है, जबकि पार्टी के सदस्यों के साथ अन्याय और लोकतंत्र के लिए खराब बात है। इसके कारण ऐसे लोगों की शक्तिशाली पद मिल जाते हैं जिन्हें ना तो अनुभव होता है ना ही जन समर्थन मिलता है। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों के प्रति निष्ठा होने के बजाय नेता के प्रति निष्ठा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और ये प्रवृत्ति क्या है, पूरे देश में भी दिखती है। तो ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 28वां। नीचे आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ, इसको पढ़ के हमें आंसर देने। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। सन 1948 में श्रीलंका का स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। 1948 में श्रीलंका क्या हुआ, आज़ाद हुआ। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय को एक प्रभुत्वता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम भी उठाए। कुछ वर्षों में इन कारणों ने श्रीलंकाई तमिलों में बेगानेपन की भावना को बढ़ा दिया
और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेता वाली प्रमुख पार्टियों में से कोई भी उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। समय के साथ सिंगलियों तमिल के बीच संबंध तनावपूर्ण होते गए। दूसरी ओर बेल्जियम के नेताओं ने एक अलग रास्ता भी अपना लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर एवं सांस्कृतिक विविधताओं को भी पहचाना और 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपनी संविधान में 4 बार संशोधन भी किया। इसलिए किया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें सभी लोग एक ही देश में मिलजुल कर रहें। तो इससे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों की किन्हीं 2 मांगों को लिखेंगे। कौन कौन सी 2 मांगी थी? तो पहले आप लिख सकते हैं कि तमिलों को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तमिल भाषा को क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए और शिक्षा तथा नौकरियों में समान अवसर मिले। तो अब इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका में बहुसंख्यक सरकार के परिणाम का उल्लेख कीजिए कि जब बहुसंख्यक सरकार बनी तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक सरकार ने तमिल और सिंगली समुदाय के बीच अविश्वास पैदा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष में दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए और कई परिवारों को क्या हुआ, देश छोड़कर भी शरणार्थी भी बनना पड़ा। सत्ता में साझेदारी के बेल्जियम मॉडल की किन्हीं 2 प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो आपको कोई 2 प्रावधान बता दें। तो फर्स्ट में आप लिख सकते हैं कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या सेम होगी। कुछ विशेष कानूनों को पारित करने के लिए प्रत्येक भाषाई समूह के बहुमत सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इस प्रकार कोई एक समुदाय अकेले निर्णय नहीं ले सकता। देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकार को केंद्र सरकार की कई शक्ति सौंप दी गई और राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार है जिसमें डच और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिला। फोर्थ, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे प्रकार की सरकार होती है जिसे समुदाय सरकार कहा जाता है। ये सरकार डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों द्वारा चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में रहते हों चुनी जाती है और इस सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा से संबंधित विषयों पर अधिकार प्राप्त है। तब इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये था सेक्शन गा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको खंड गा कराऊंगा, घा, जिसमें अर्थशास्त्र के क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको आज के जो भी क्वेश्चन कराएं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।